नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मैथ के एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि त्रिकोणमिति का चैप्टर का नाम सुनते ही लड़के इससे दूर जाने लगते हैं, जो कि ऐसा कुछ नहीं है, बस इसे समझने की बात रहती है। आप अगर शुरू से इसे समझिएगा तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा और ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। इसलिए हम बिल्कुल जीरो से, कहने का मतलब ये हुआ कि एकदम जीरो से जो शुरुआत होती है वे मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। और ट्रिग्नोमेट्री का देखिएगा, इसका ये एक खासियत बात है कि ये हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो जितने भी प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनते हैं और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वे सभी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये हुआ, सबसे पहले एक चीज आप समझिएगा, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में 80 से 90% अगर क्वेश्चन बनते हैं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल पे, या कह सकते हैं उसी को हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं यहाँ आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिसकी एक कोण, समकोण त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिसकी एक कोण 90 डिग्री होती है, ठीक है। तो ये तो सभी को पता हुआ कि समकोण त्रिभुज वो कहलाता है जिसकी एक कोण 90 डिग्री होती है। और बाकी बात यहाँ बचे दो कोण। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि दोनों कोणों का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान ये रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। मैंने क्या कहा, देखिएगा, जैसे कि यहाँ कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये तीनों कोणों का योग, कहने का मतलब इसको मैंने θ1 माना और इसको मैंने θ2 माना, ठीक है। तो 90 डिग्री और प्लस θ1 और θ2, तीनों कोणों का योग जब हम करेंगे तो हमारा 180 आएगा। तो सबसे पहला नोट ध्यान में ये रखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर आपसे पूछे तो वो कितना होता है, 180 डिग्री। अब अगर आपसे पूछे कि θ1 का मान कितना होगा और θ2 का मान कितना होगा, तो आप कहिएगा कि θ1 और θ2 दोनों को मिला के 90 डिग्री के बराबर हमारा मान आना चाहिए, तभी तो जाके ये कुल मिला के 180 होगा। लेकिन आप यहाँ सीधे नहीं कह सकते हैं कि θ1 का मान 45 डिग्री ही होगा और θ2 का मान 45 डिग्री होगा। इसके लिए आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जैसे मान के चलिए, अगर आपको क्वेश्चन में वो कहा कि θ1 जो है वो θ2 से 2 गुना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि θ1 जो है उसे 60 डिग्री लेंगे और θ2 जो है उसे हम 30 डिग्री लेंगे। तो कुल मिला के ये हुआ कि इनके तीनों कोणों का योग हमारा 180 डिग्री के बराबर आता है। सबसे मेन पॉइंट यही हुआ। अब यहीं से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मान के चलिए अगर एक कोण आपको यहाँ 90 डिग्री दे दिया और कह दिया कि θ1 जो है θ2 से 2 गुना है, तो फिर आपको ये दोनों कोणों में से कोई एक कोण यहाँ हो सकता है, दोनों कोण पूछे, तो यहाँ आपको क्या करना है कि इन दोनों का कोण, कहने का मतलब θ1 को मैंने 2 गुना इसके कहा, तो 2 और प्लस 1 बराबर 45 डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो एक कोण हमारा 30 डिग्री के बराबर आएगा, तो एक कोण 30 डिग्री के बराबर आएगा और θ1 से 2 गुना ये है तो ये 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा और ये 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहला हमारा बात ये हुआ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ एक चीज समझिएगा, इसमें जो एक मेन बात होती है कि देखिए कोटि पूरक, कोटि पूरक क्या होता है वो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि दो कोणों का योग हमारा 90 डिग्री आना चाहिए, तो वो एक दूसरे के कोटि पूरक कहलाएंगे। जैसे मान के चलिए मैंने यहां लिखा कोटि पूरक, कोटि पूरक, कोटि पूरक, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीमेंट्री। क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या होता है, देखिएगा, कोटि पूरक का मतलब ये हुआ कि दो कोण जिनके जोड़ने से 90 डिग्री प्राप्त हो वो एक दूसरे की कोटि पूरक होते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैं यहां कहूंगा कि कोण ए और प्लस कोण सी,
कोण ए प्लस कोण सी एक दूसरे के कोटि पूरक है, क्योंकि ये 90 डिग्री के बराबर होते हैं। इसी में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि मान के चलिए अगर आपको कहे कि 70 डिग्री का कोटि पूरक क्या होगा, 70 डिग्री का कोटि पूरक क्या होगा, 70 डिग्री का कोटि पूरक क्या होगा। तो आप ध्यान में रखिएगा कि मैंने आपको क्या बताया कि कोटि पूरक का मतलब होता है कि दो कोणों का योग हमारा 90 डिग्री आना चाहिए। तो अब अगर हमें 70 डिग्री का कोटि पूरक आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि 70 डिग्री में हम 20 डिग्री जोड़ेंगे तो वो 90 के बराबर होगा, तो 70 का जो कोटि पूरक होगा वो 20 होगा। तो एग्जाम में देखिएगा ये छोटी छोटी बातों से ही क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा पूछा जाएगा कि 70 का कोटि पूरक क्या होता है, तो आप कहिएगा 70 का कोटि पूरक 20 होता है। क्या होता है? 70 का कोटि पूरक 20 होता है। हो सकता है कि अगर आपसे पूछे कि 80 का कोटि पूरक क्या होगा, 80 का कोटि पूरक क्या होगा, ठीक है, तो 80 में हम क्या जोड़ेंगे जो हमारा 90 आ जाए। चूंकि 90 जब दो कोणों का योग 90 डिग्री आएगा तो वो एक दूसरे के कोटि पूरक कहलाएंगे। तो 80 में हम देख रहे हैं कि 10 जोड़ेंगे तो हमारा 90 प्राप्त होगा, तो 90 प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं कि 80 का कोटि पूरक हमारा 90 डिग्री हो गया। तो एक बात क्या होगी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और कोटि पूरक हम उसे कहते हैं कि जब दो कोणों का योग हमारा 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो उसे हम कोटि पूरक कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अब होता क्या है कि अब इसी में आगे बनता है कि एक होता है सप्लीमेंट्री यानी समपूरक। क्या होता है? समपूरक। तो समपूरक हम किसे कहते हैं? समपूरक का मतलब ये हुआ कि वैसे दो कोण जिनको आपस में जोड़ने पे 180 डिग्री हमें प्राप्त हो। देखिएगा मैं यहां एक लकीर दिया हूं, इस पे एक मैं कोण बनाता हूं, देखिएगा। और समपूरक का मतलब वो हुआ कि वैसे दो कोण, ये पूरा जो हुआ ना, ये जो पूरा हुआ वो 180 डिग्री के बराबर हो गया। तो ये तो पूरा 180 डिग्री के बराबर हो गया और मैंने इसे θ1 और इसे θ2 लिया। जब θ1 और प्लस θ2 हम करेंगे तो हमारा 180 डिग्री आएगा। तो हम कह सकते हैं कि θ1 और θ2 एक दूसरे के समपूरक कहलाएंगे। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि देखिए समपूरक का एग्जाम्पल ये होता है कि समपूरक हम उसे कहते हैं जब दो कोणों का योग मिला के 180 डिग्री के बराबर हमारा आ जाए तो वो एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं। और कोटि पूरक का मतलब वो हुआ कि जब दो कोणों का योग मिलके 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो वो कोटि पूरक कहलाएंगे। तो इस पे देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मैं यहाँ एग्जाम्पल में आपको बताता हूं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछेगा कि बताइए 110 का समपूरक क्या होगा, 110 का समपूरक क्या होगा। तो मैंने यहां बताया कि समपूरक में मैंने आपको बताया कि समपूरक हम उसे कहते हैं कि जब दो कोणों का योग हमारा 180 डिग्री के बराबर आ जाए तो वो एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं। तो यहाँ एक कोण तो हमारा 110 डिग्री दे दिया, मान के चलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इसे हमने 110 डिग्री मान लिया, तो इसे हम कितना मानेंगे कि 180 डिग्री के बराबर आ जाए, क्योंकि यहाँ समपूरक की बात कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इसे 70 डिग्री हम मानेंगे, तो 110 में हम 70 को जोड़ेंगे तो हमें 180 प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि 110 का समपूरक हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि 180 डिग्री जो होता है वो समपूरक कहलाता है। उसके बाद सेकेंड, अगर इसी पे मैं पूछ दूं आपसे कि बताइए कि 50 डिग्री का समपूरक कितना होगा, 50 डिग्री का समपूरक कितना होगा। तो आप कह सकते हो कि 50 में हम 130 जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आएगा। तो ये 50 का समपूरक हमारा 130 हो गया। क्योंकि देखिए एक चीज कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि कंप्लीमेंट्री का मतलब कोटि पूरक का मतलब हुआ कि दो कोणों का योग हमारा 90 डिग्री के बराबर होगा, और सप्लीमेंट्री यानी समपूरक का मतलब हुआ कि दो कोणों का योग हमारा 180 के बराबर होगा। तो अगर मान के चलिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए 110 का समपूरक क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा कि समपूरक में क्या होता है कि दो कोणों का योग हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है।
तो हम 110 में 70 जोड़ेंगे तो हमारा 180 प्राप्त होगा। तो हम कहेंगे कि 110 का 70 संपूरक होगा। वहीं अगर क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि 50 का कोटि पूरक यानी कि कंप्लीमेंट्री कितना होगा, तो आप कह सकते हैं कि 50 में हम 40 जोड़ेंगे तो 90 हमें प्राप्त होगा। तो 50 का जो कोटि पूरक होगा वो हमारा 40 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे कि कोटि पूरक और समपूरक कितना किसे कहते हैं। और एक चीज मैंने बताया कि तीनों त्रिभुज का कोण जो है वो हमारा 90 डिग्री के 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो हमारा होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी पे आगे हम देखते हैं। अब जो हमारा होता है ये ट्रिग्नोमेट्री में, अब ट्रिग्नोमेट्री में सबसे महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि इसमें एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, जो कि आप बचपन से देखते और समझते आते होंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या कहता है कि देखिए, एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज में कहने का मतलब ये हुआ कि समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली जो भुजा होगी, 90 के सामने वाली जो भुजा होगी वे हमेशा कर्ण कहलाएगी, वो कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, सबसे पहला बात ये कि 90 के सामने वाली भुजा जो होती है, 90 के सामने वाली भुजा 90 के सामने हमेशा कर्ण रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 90 है इसके सामने की ये जो भुजा है ये हमेशा कर्ण कहलाएगा। अब इसे हम लंब कहेंगे, इसे हम लंब कहेंगे और इसे हम आधार कहेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, हो सकता है कि अगर आपसे θ2 के रिस्पेक्ट में पूछे, एक चीज यहां नोटिस करिएगा, चूंकि मैंने वहां θ1 और θ2 करके दिखाया है, हो सकता है कि θ1 के रिस्पेक्ट में अगर आपसे पूछे तो θ1 के रिस्पेक्ट में अगर आपसे पूछेगा तो θ के सामने वाली भुजा जो होती है ये इसे लंब कहलाएगा। θ2 का जो लंब होगा वो ये हो जाएगा और θ2 के लिए आधार जो होगा वो ये हो जाएगा, और θ1 के लिए जो है लंब जो है इसका ये हो जाएगा और आधार जो है इसका ये हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि थीटा के सटे हुए रेखा को, सटे हुए भुजा को हम हमेशा आधार कहेंगे और थीटा के सामने वाली भुजा को हम हमेशा लंब कहेंगे। ठीक है, तो वो आपको देखना है कि कैसे कौन से थीटे से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक सीधी सी कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए कि थीटा से सटे हुए भुजा को हम बेस कहेंगे, आधार कहेंगे, और थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहेंगे। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है, देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय में हमें क्या होता है कि कोई सी दो भुजा आपको दी होगी और तीसरी भुजा आपसे पूछी जाएगी। कोई दो भुजा आपको दी होगी और तीसरी भुजा आपसे पूछी जाएगी। तो क्या करना है, मान के चलिए अगर आपको एक कर्ण दे दिया और एक आधार दे दिया तो क्या आप लंब नहीं निकाल सकते हो? जी बिल्कुल निकाल सकते हो। तो ये जो निकालने का मेथड होता है, निकालने का जो तरीका होता है, जिस फॉर्मूले से हम निकालते हैं वही हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। ये जो तरीका था ये पाइथागोरस साहब ने दिया था, इसलिए हम इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर आपसे पूछे कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये जो हुआ ये इसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन यहां से बनता है कि अगर मान के चलिए कोई दो भुजा आपको दे दी हो, अगर मान के चलिए यहां आपको लंब और आधार दे दी हो, तो कर्ण अगर आपसे पूछे तो क्या आप नहीं निकाल सकते हो? जी बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई सी दो भुजा हमें दी हुई हो और तीसरी भुजा हमें पूछे तो हम निकाल सकते हैं। यहीं से एक चीज और आप देखिएगा कि अगर मान के चलिए यहां से आपको लंब पूछे तो लंब स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर कहीं यहां आपसे पूछे कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आधार स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो एक चीज नोटिस करिएगा कि इसमें हमेशा आपको दो भुजा दी होगी,
इसमें हमेशा आपको दो भुजा दी होगी, आप एक भुजा पे ये नहीं लगा सकते। एक भुजा अगर आपको दी होगी तो आप इस पे ये फॉर्मूला नहीं बैठ सकता। इसीलिए ये चीज ध्यान में रखिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय तभी यूज होगा जब हमें दो भुजा दी होगी और तीसरी भुजा हमसे पूछे। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हम आगे इसमें क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको क्लियर हो पाएगा। मैं एक बार और आपको बता दूं कि पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब इससे बेस्ड हम आगे क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए। देखिएगा, देखिएगा हम इसी में करते हैं, इसी त्रिभुज में आपको मैं बताता हूं कि अगर मान के चलिए आपको दिया रहे कि AB बराबर 9 सेंटीमीटर और BC अगर आपको दिया रहे BC बराबर 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, AB बराबर अगर आपको AB बराबर 9 सेंटीमीटर दे दे और BC बराबर 40 सेंटीमीटर दे दे, तो आपसे AC बराबर व्हाट कहेगा। तो देखिएगा मैंने आपको क्या बताया कि दो भुजा आपको दी होगी और तीसरी भुजा आपसे पूछेगी, तो आप यही फॉर्मूले पे निकालोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि AC स्क्वायर बराबर करना है, AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। क्या करना है, AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, या हम कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो AC हमें पता नहीं है, हम AC लिखेंगे, AC बराबर AB का स्क्वायर, AB बराबर 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और BC बराबर 40 है तो 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि AC स्क्वायर हमें मिलता है, AC स्क्वायर बराबर 1681। अब AC बराबर रूट स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, रूट बराबर 1681, तो 1681 जो है 41 का वर्गमूल है, तो हम कह सकते हैं कि AC जो हमारा आया वो 41 सेंटीमीटर आया। क्या हम कहेंगे कि AC जो हमारा आया 41 सेंटीमीटर आया। मैं एक बार और आपको क्लियर कर रहा हूं, हो सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे बोले कि ये चीज तो बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, क्या सिखा रहे हो। तो मैंने आपको क्या बोला कि बिल्कुल जीरो से मैं बता रहा हूं। देखिए बहुत चीज क्या होता है कि कुछ छोटी छोटी बातें ही कोई नहीं जान पाते, जिस कारण उनसे सवाल नहीं बन पाता है। इसलिए मैं हर एक चीज को यहाँ कवर करवाऊंगा, क्योंकि मैं क्या बोला हूँ कि मैं एकदम जीरो से लेके आपको चलूंगा, जीरो से एकदम हाई तक लेके जाऊंगा। इसलिए बिल्कुल भागना नहीं है, एकदम लाइन बाय लाइन हर चीज सीखते और देखते चलना है। ठीक है, तो देखिए मैं एक बार और आपको बता दूं कि सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि पाइथागोरस प्रमेय में हमें क्या रहेगा कि दो भुजा दी होगी और तीसरी भुजा हमसे पूछेगी, दो भुजा हमें दी होगी और तीसरी भुजा हमसे पूछेगी, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम उसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ AB कहे तो लंब हमें 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC आधार हमें 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और AC आपसे पूछ रहा है, यानी कर्ण आपसे पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो जब आप 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा, और 40 का स्क्वायर करोगे तो 1600 आएगा। तो AC स्क्वायर बराबर 1681, जब स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगेगा, 1681 पर जो रूट लगेगा तो वो 41 का स्क्वायर आता है, तो AC बराबर हमारा 41 आ जाएगा। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो ठीक है, हम इससे अब आगे बढ़ते हैं, चूंकि देखिए ये आप लोग समझते आ रहे होंगे। इसी में मान के चलिए अगर आपको आधार दे दे और कर्ण दे दे, तो आपको क्या करना है कि कर्ण स्क्वायर लेके आधार स्क्वायर माइनस करना है, तो हमें लंब प्राप्त हो जाएगा। इसी में अगर मान के चलिए आपको आधार दे दे और लंब पूछे, तो कर्ण स्क्वायर को लेके और आधार स्क्वायर माइनस कर देना है, तो हमें लंब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको पता होगा कि मेनली 6 प्रकार के होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि साइन थीटा जो हम कहते हैं कि तो इसका मतलब क्या हुआ। साइन थीटा, मैं सबसे पहले यहां लिख रहा हूं कि साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, दूसरा हमारा है कॉस थीटा, तीसरा हमारा है टेन थीटा। क्या है, टेन थीटा।
चौथा हमारा है कॉट थीटा, कॉट थीटा। पांचवा हमारा है सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा। और छठा हमारा है कॉसेक थीटा। क्या है? कॉसेक थीटा। तो देखिएगा भाई मेरे यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा का जो मतलब होता है, साइन थीटा कहने का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा जब हमें कहा जाए तो साइन थीटा के अंदर हमें ध्यान रखना है कि लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो यहां मैं लिख रहा हूं, देखिएगा, साइन बराबर अगर आपसे कहे तो लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर अगर आपसे पूछे तो आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा अगर आपसे पूछे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो कर्ण से कर्ण जाएगा तो यहां बचेगा लंब, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। कॉट थीटा अगर आपसे पूछे तो जस्ट ये टेन का अपोजिट होता है, तो यहां हम लिखेंगे कि आधार, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब अगर सेक थीटा आपसे पूछे तो सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का अपोजिट होता है, तो यहां हम कह सकते हैं कि सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। जी बिल्कुल कह सकते हैं। और कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है, तो यहां हम कह सकते हैं कि कर्ण बराबर लंब, कर्ण बटा लंब। तो कहने का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा जो हमारा होता है, मेनली आपको दो ही चीजों का वैल्यू ध्यान में रखना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा जो हमारा होता है लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा जो हमारा होता है आधार बटे कर्ण होता है। इसके बाद टेन थीटा में तो साइन बाय कॉस होता है, तो जब दोनों को एक साथ रखिएगा तो कर्ण से कर्ण कटेगा तो लंब बटे आधार आएगा। और टेन का जस्ट अपोजिट होता है कॉट, तो टेन का अपोजिट जब टेन लंब बटे आधार है तो कॉट आधार बटे लंब हो जाएगा। उसी प्रकार सेक जो है वो सेक जो है वो कॉस का अपोजिट होता है, उसी प्रकार कॉसेक जो है वो साइन का अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि साइन का मतलब क्या होता है और कॉस का मतलब क्या होता है। ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोस्त, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इसी पे हर एक सवाल आपसे बनेगा और इसी पे हर एक सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। हर एक सवाल आपसे बनेगा और हर एक सवाल इसी पे ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अब मैं आपको एक चीज यहां क्लियर कर दूं कि मैंने आपको क्या बोला। मैंने बोला कि साइन थीटा बराबर जो होता है, साइन थीटा बराबर ये कॉस का अपोजिट होता है, तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा जो हमारा होता है वो कॉस का अपोजिट होता है। कहिएगा कॉसेक का, कहिए कैसे, मैं बताता हूं। साइन थीटा बराबर मैंने आपको क्या बताया कि लंब बटा कर्ण होता है, होता है जी बिल्कुल। और कॉसेक थीटा बराबर मैंने आपको क्या बताया था कि कर्ण बटा लंब होता है। तो जब मैंने यहाँ साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा लिखा, तो हम जब 1 बाई कर्ण बटा लंब यहाँ करेंगे तो क्या ये लंब ऊपर नहीं चला जाएगा? तो आप कहिएगा जी चला जाएगा। तो जब ये लंब ऊपर जाएगा और नीचे बटे में कर्ण आएगा तो ये क्या साइन थीटा का मान नहीं हुआ? तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा। तो जी बिल्कुल कह सकते हैं। इसी प्रकार मैंने आपको बताया कि कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का अपोजिट होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा 1 बाई सेक थीटा। तो आप कहिएगा जी बिल्कुल लिख सकते हैं कि कॉस थीटा सेक थीटा का अपोजिट होता है, तो 1 बाई सेक थीटा। अब टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा का मैंने आपको बताया कि अपोजिट होता है, तो यहाँ टेन थीटा बराबर कॉट थीटा कर सकते हैं, यहाँ टेन थीटा बराबर कॉट थीटा कर सकते हैं, क्योंकि टेन का अपोजिट कॉट होता है और कॉट का अपोजिट टेन होता है, ठीक है। तो यही आप इस कॉट को यहाँ लेके टेन को बटे में कर सकते हैं, सेक को यहाँ लेके कॉस को बटे में कर सकते हैं, कॉसेक को यहाँ लेके साइन को बटे में कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तीन जो फंक्शन होते हैं वे तीनों एक तीसरे के मतलब एक तीन जो होते हैं, बाकी जो तीन होते हैं उनके अपोजिट होते हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। साइन का हो जाएगा कॉसेक, कॉस का हो जाएगा सेक, टेन का हो जाता है कॉट, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो अपोजिट हो जाता है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है भाई। अब देखिएगा भाई, इस पे हम सवाल करते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो पाए।
देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन अगर मान के चलिए आपसे पूछ दे कि टेन थीटा बराबर अगर यहाँ 5/12 आपको दे दे, टेन थीटा बराबर अगर 5/12 दे दे और आपसे पूछे यहाँ साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा। तो सबसे पहला चीज आप ये ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई दो भुजा हमें दी हो, अगर कोई दो भुजा हमें दी हो तो हम तीसरी भुजा आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मान दिया हुआ है तो हम बिल्कुल सारे बाकी जो 5 बचते हैं यानी कुल मिला के 6 होते हैं, हम वो बाकी 5 बचे हैं उन सभी का निकाल सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ जब हमें टेन थीटा का मान दिया होता है तो हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा से पूछता है, ठीक है। तो टेन थीटा मैंने आपको बताया कि लंब बटे कर्ण, क्या बताया, लंब बटे आधार बताया था, ठीक है, लंब बटे आधार बताया था। तो जब लंब हमारा 5 है और आधार 12 है तो क्या हम कर्ण नहीं निकाल सकते? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कर्ण निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां हम करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो हमारा आएगा 25 प्लस 144। कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा हो गया 169। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 169, तो कर्ण बराबर हमारा आ गया 13, कर्ण बराबर हमारा आ गया 13। तो अब देखिएगा दोस्त, जब हमें लंब, आधार और कर्ण तीनों की वैल्यू पता है तो क्या हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नहीं निकाल सकते? देखिएगा साइन थीटा मैंने आपको बताया कि लंब बटे कर्ण होता है, तो जब लंब बटे कर्ण होता है तो लंब हमारा साइन थीटा यहाँ हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब हमारा है 5 और कर्ण हमारा आया है 13। उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार हमारा है 12 और कर्ण है 13। उसके बाद कॉट थीटा हमारा होता है आधार बटे लंब, आधार है हमारा 12 और लंब है 5। उसके बाद सेक थीटा जो होता है हमारा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण हमारा है 13 और आधार है 12, तो ये हो जाएगा 13/12। कौशिक थीटा जो हमारा होता है, कौशिक थीटा हमारा होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो कर्ण बटे लंब जब होता है तो कर्ण है हमारा 13 और लंब है 5। दोस्त ध्यान में रखिएगा कि कोई दो भुजा आपको दी हो, तीसरी भुजा आपसे पूछे तो पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू हम निकाल लेते हैं। जब हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई दो भुजा दी हो तो तीसरी भुजा निकालने के बाद हम बाकी जो 5 बचे हैं उन सभी का हम निकाल सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ आपको निकाल के दिखाया, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आध क्वेश्चन और हम करते हैं फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और हम करते हैं। अगर मान के चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपसे पूछ दे कि सेक थीटा बराबर 25/24 अगर आपको दे दे 25/24 और साइन थीटा का मान पूछ ले तो क्या आप नहीं निकाल सकते हो? तो सबसे पहले ध्यान में ये रखिएगा कि सेक थीटा जो होता है उसका मतलब मैंने क्या आपको बताया कि सेक जो होता है ना वो कॉस का अपोजिट होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का हम क्या मान रखते थे, आधार बटे कर्ण, तो सेक में जस्ट अपोजिट हम लिखेंगे कर्ण बटे आधार। तो देखिएगा कर्ण हमारा यहां दिया हुआ है, मैं आपको करके दिखाता हूं, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, जो कि कर्ण हमारा दिया हुआ है 25 दिया हुआ है कर्ण और आधार हमारा दिया हुआ है 24। तो क्या हम यहां से लंब नहीं निकाल सकते? तो लंब निकालने के लिए लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 625 और माइनस हो गया, यहाँ कर्ण स्क्वायर माइनस है, 25 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 625 और 24 का करेंगे तो 576। जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमें 49 प्राप्त होगा। तो लंब बराबर हम कह सकते हैं कि 7, लंब बराबर हम 7 कह सकते हैं। तो अब हमें क्या पूछा है कि साइन थीटा का मान, क्या पूछा है, साइन थीटा का मान।
तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब जो है हमारा वो कितना निकल के आया, लंब हमारा 7 निकल के आया और कर्ण जो है हमारा 25 है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के आंसर 7/25 होगा। जी बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर 7/25 होगा। अब इसी प्रकार हम आगे एक आध क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। एक आध क्वेश्चन मैं और लेता हूं, देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा। कॉट थीटा यहां हमें दे दिया 24/7। ठीक है, कॉट थीटा हमें दे दिया 24/7। अगर मान के चलिए मैं आपसे पूछ दूं कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, या फिर कुछ भी यहां आपसे पूछ सकता है, कॉस थीटा सेक थीटा कॉस, कुछ भी पूछे तो आप आराम से निकाल सकते हो। सबसे पहले हमें क्या करना है कि कॉट थीटा बराबर मैंने आपको बताया कि आधार बटे लंब होता है। ठीक है, आधार बटे लंब होता है। तो हमें क्या निकालना है, कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए आपको पता है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर 576 और कर्ण का स्क्वायर हो गया 49, कुल मिला के 625 हमारा आता है, जो कि 625 जो है 25 का स्क्वायर है। तो कहेंगे हम कि कर्ण बराबर हमारा आ गया 25, कर्ण बराबर हमारा कितना आ गया 25। तो cos थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमें 24 दिया हुआ है और कर्ण हमें 25 दिया हुआ है, तो इसका हम कह सकते हैं कि 24/25। इसका हम कह सकते हैं कि 24/25। तो दोस्त उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे और ये सभी वैल्यू को थोड़ा एक बार ध्यान में रखिएगा और एक बार दोबारा जरूर देखिएगा और समझिएगा। सबसे मेन क्या होता है, देखिए cos थीटा और sin थीटा, दो चीज का मान, दो चीज की वैल्यू, हर चीज में यही दो चीज को अपोजिट करके घुमाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज का आप ध्यान में रखिएगा, बाकी बात सारा आपका क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा,